हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंजर्वेशन कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को बचाना, ठीक है ना। उसको ऐसे बचाए रखना ताकि वो अर्थ से खत्म ना हो जाए। सर क्यों बचाएं हम उनको? अरे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना। इतनी बेनिफिशियल है कि हम क्या कर सकते हैं, उससे बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। प्लस वो नेचर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि अगर कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स अगर नहीं होंगे तो नेचर के अंदर जो भी एक्टिविटीज चलती हैं वो सारी डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो उनको बचाना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं कि प्लांट्स जो होते हैं उनको बचाना क्यों जरूरी है। प्लांट्स को बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। करेक्ट। वहीं अगर बात कर ले एनिमल्स की, कि सर एनिमल्स जो होते हैं उनको बचाना क्यों जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल लायन होता है, लायन, उसको बचाना क्यों जरूरी है। अगर लायन नहीं होंगे तो जो डियर्स रहते यानी हिरन हिरन होते हैं ना, उनको खाएगा कौन? उनको खाने वाला मान लो नहीं है। लायंस जो होते हैं वही तो क्या करते हैं, उनका शिकार करते हैं। तो अगर लायंस को हमने खत्म कर दिया तो ये जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं जैसे लाइक डियर, ठीक है, वाइल्ड जो बफेलोज होती हैं, जंगली भैंसे वगैरह जो होते हैं ना, ये इनके नंबर्स इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि इतने बढ़ते बढ़ते नंबर में क्या करेंगे, ये आसपास की जितनी भी ग्रासेस होती है, घास वगैरह जो होती है ना, वो सब खा करके खत्म कर देंगे। उनका क्या है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन, या फिर मैं कह सकता हूं कि उनका अनकंट्रोल क्या है, पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी, अनकंट्रोल बढ़ने लगेगी। तो अनकंट्रोल बढ़ने लगेगी तो आसपास के प्लांट्स सब खा करके वो खत्म करने लगेंगे। ये तो खराब बात है। इसीलिए एनिमल्स जो है उनको भी क्या करना है, बचाना जरूरी है, क्योंकि एक एनिमल किसी दूसरे एनिमल का शिकार करता है और उस दूसरे एनिमल की जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल में रखता है, ताकि एक पॉपुलेशन बढ़ करके सारे नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाने लगे। करेक्ट। इसलिए प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को बचाना जरूरी है। बात करेंगे कैसे कैसे बचाएंगे एनिमल्स को, क्या फायदे होते हैं हमें नेचर से, ठीक है, और अगर हम नेचर को नहीं बचाते हैं तो उसके क्या खराब रिजल्ट्स हमें दिखाई दे सकते हैं। करेक्ट। बात करते हैं फर्स्ट, ये बोलता है हैव यू हेयर्ड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, लोकाचो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड द टाइगर रिजर्व एक्सेट्रा। ये नाम कभी सुने हुए हैं क्या? काजीरंगा नेशनल पार्क, लोकाचो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां प्लांट्स और एनिमल्स को क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाने दिया जाता। तो कुछ पर्टिकुलर एरिया है जो गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किए हुए हैं, उन एरिया में आप जाकर के कहीं भी आप उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ना आप प्लांट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना आप एनिमल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रिजर्व एरियाज होते हैं। What is the purpose of making the national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserves? नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स, इनके बनाने का पर्पस क्या है? इनके बनाने का पर्पस सिर्फ सीधा सा है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है उनको कंजर्व किया जाए, ठीक है, उनको बचाया जाए। नेक्स्ट बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या? डिफॉरेस्टेशन का मतलब है जब हम पेड़ को काट देते हैं, ठीक है ना, एक बहुत बड़े लेवल पर काटते हैं। मतलब एक जगह बहुत बड़ा फॉरेस्ट था, हमने उस फॉरेस्ट के सारे पेड़ को काट दिया, तो हमने क्या कर दिया, उस फॉरेस्ट को खत्म कर दिया। दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। उससे क्या होगा सर? डिफॉरेस्टेशन इतना खराब है आप मानोगे नहीं। इसमें सबसे पहले तो देखा जाए तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चल रही थी, जो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले रहे थे, वो प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगी। प्लस सोचो किसी प्लांट के ऊपर या किसी बड़े ट्री के ऊपर कितने सारे बर्ड्स, कितने छोटे छोटे एनिमल्स जो होते हैं वो रहते हैं। अगर आपने सभी पेड़ को काट दिया, सारे के सारे पेड़ को काट दिया, तो सोचो कितने एनिमल्स जो है वो होमलेस हो गए। वो क्या करेंगे फिर? इधर उधर भटकेंगे और भटक करके मर जाएंगे, है ना। द ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ। बहुत अच्छी वैरायटी एनिमल्स की और प्लांट्स एनिमल्स और प्लांट्स की क्या होती है, अर्थ के ऊपर है। दे आर असेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। ये जरूरी भी है अर्थ को वेल बीइंग रखने के लिए और इवन ह्यूमंस के लिए भी,
ठीक है। टुडे अ मेजर थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इज डिफॉरेस्टेशन। आज ऑर्गेनिजम्स के रहने के लिए जो भी दिक्कतें आ रही है उसका एक मेन रीजन हो सकता है कि डिफॉरेस्टेशन, यानी फॉरेस्ट खत्म करते जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन मींस क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस। तो हमने क्या कर दिया, वहां के पेड़ काट दिए, या तो हमने उस पेड़ की जो लकड़ी थी उसका यूज कर लिया अलग अलग इंडस्ट्रियल मटेरियल्स बनाने के लिए, या फिर इसके अलावा उस लैंड का यूज कर लिया कोई कॉलोनी बनाने के लिए, कोई फैक्ट्री बनाने के लिए। ये चीज तो खराब होगी ना, ये डिफॉरेस्टेशन। देखिए, ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर द सम पर्पसेस मेंशन्ड बिलो। कुछ कारण होते हैं, ठीक है, कुछ पर्पसेस होता है जिसके कारण से पेड़ काट दिए जाते हैं। कारण क्या है, ठीक है, प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, यानी कि हमें कल्टीवेशन करना है, वहां पर क्या करना है, एक तरीके से क्रॉप फील्ड्स बनानी है, वहां पर क्रॉप्स उगानी है, इसलिए हमने वहां से पेड़ काट दिए। पेड़ काट दिए यार, क्रॉप्स उगानी है, इसके लिए आप पेड़ काट दोगे? ठीक है, इतने बड़े बड़े पेड़ जाओ, इतनी ज्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी देते हैं, वो काट दोगे? हाँ, क्या कर सकते हैं, लैंड यानी जमीन की कमी पड़ रही है तो ये लोग ऐसा भी करते हैं कि जंगल को काट करके उस जगह पर क्या करते हैं, क्रॉप फील्ड्स बना देते हैं। बिल्डिंग एंड हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, बिल्डिंग क्या करना है, बिल्डिंग हाउस बनाना है, फैक्ट्रीज बनानी है उसके लिए। उसके बाद थर्ड, मेकिंग फर्नीचर एंड यूजिंग वुड एज अ फ्यूल, या तो फर्नीचर बना लेंगे उस लकड़ी से और या फिर वुड को एज अ फ्यूल यूज कर लेंगे, जलाने के लिए यूज कर लेंगे। सम नेचुरल causes of deforestation are the forest fires and the severe droughts। कभी कभी पता है बहुत बड़े लेवल पर जंगल में आग लग जाती है, तो एक साथ कई सारे पेड़ क्या होते हैं, जल जाते हैं। कई बार क्या होता है, बारिश नहीं होती तो सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट बोलते हैं सूखा पड़ना। उसके बाद देखिए, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन होगा तो उससे नुकसान क्या है, क्या क्या हो सकता है, क्या खराब इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड द पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। डिफॉरेस्टेशन होगा तो क्या होगा, पेड़ कट जाएंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट था जो प्लांट्स ले रहे थे वो कहां जाएगा, वो एनवायरमेंट में ही रहेगा, तो पॉल्यूशन बढ़ेगा। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल का जो है लेवल बढ़ेगा। इसके अलावा जो पॉल्यूशन है उसका लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पॉल्यूशन को भी कम करते हैं। अब वो प्लांट हमने कट कर दिए तो क्या होगा, पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ेगा। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोअर्ड। ग्राउंड वाटर लेवल जो होता है वो भी कम हो जाता है, यानी पानी जो कि जमीन के अंदर होता है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। They know that deforestation disturb the balance in nature। तो इस कारण से क्या होगा, नेचर के अंदर जो बैलेंस होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कई सारे और भी खराब रीजंस हो सकते हैं उसके, जो एनिमल्स हैं वो होमलेस हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो फ्लड जो है वो भी आने लगेगा, कई बार सूखा पड़ने लगेगा, ये रीजंस भी हो सकते हैं पेड़ कट करने पर। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल। दिस कुड बी कॉज ड्रॉट्स। क्या है, अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, वाटर साइकिल जो है डिस्टर्ब हो जाएगा और कहीं कहीं पर क्या हो जाएगा, बारिश ज्यादा आने लगेगी, कहीं कहीं पर बारिश कम आने लगेगी। जहां पर बारिश कम होने लगेगी वहां क्या होगा, सूखा पड़ने लगेगा। दैट कुड कॉज ड्रॉट्स, इसको सूखा बोलते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज ऑफ दिस, लीड्स द चेंजेस इन सॉइल प्रॉपर्टीज। डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होता है, जो सॉइल प्रॉपर्टीज है वो भी चेंज होने लग जाती है। बताऊं क्यों, जैसे ना पेड़ होते हैं ना, पेड़ ट्रीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल को होल्ड किए हुए रखते हैं, सॉइल को क्या करते हैं, होल्ड किए हुए रखते हैं। उसके बाद अगर बारिश आ जाती है, ठीक है ना, तो बारिश के साथ वो सॉइल जो होती है वो बहती नहीं है। क्यों, क्योंकि उसको होल्ड करके रखा है ट्रीज ने। अब हमने ट्रीज ही कट कर दिए तो वो सॉइल एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाएगी, बह के चली जाएगी। सॉइल क्या हो जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह बह के चली जाएगी। अब सॉइल एक जगह से दूसरी जगह चली गई तो वहां जिस जगह पर पहले सॉइल थी वो जगह तो कैसी हो जाएगी, खराब हो जाएगी, वहां तो कोई प्लांट्स उग ही नहीं पाएंगे। तो सॉइल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेस द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। अब क्या होगा, ऊपर की सारी मिट्टी चली गई, नीचे बड़ी बड़ी रॉक्स जो होती है, चट्टाने जो होती है वो बाहर आ जाती है। सॉइल तो बह गई, तो चट्टाने बाहर आ जाती है और वो चट्टाने जो है उनके ऊपर प्लांट्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। The soil has a less humus as a less fertile। सॉइल कैसी हो जाती है, लेस ह्यूमिडिटी वाली या लेस फर्टाइल हो जाती है। Gradually the fertile land gets converted into the desert। धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो जो फर्टाइल लैंड जो है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि बहुत सारी मिट्टी एक जगह पर जमा होती जाएगी, वो डेजर्ट बन जाएगा।
इट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। तो वो डेजर्ट बनने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है वो डिफॉरेस्टेशन के कारण हो रही है। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू अ डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की वो भी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि रूट्स जो है वो भी हेल्प कर रही थी वाटर होल्ड करने में, रूट्स भी चली गई, प्लांट्स चले गए, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑटोमेटिकली क्या हो गई? कम हो गई सॉइल की। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इन फर्टिलाइजेशन रेट इज रिड्यूस्ड, सो देयर आर फ्लड्स। फिर उसके बाद क्या होगा? मूवमेंट ऑफ वाटर जो होता है वो सॉइल सरफेस से ग्राउंड के अंदर वो चला जा वो रिड्यूस हो जाता है, इसको फ्लड कह देते हैं। देखो सुनो 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 सुनो, देखो क्या होता है। मान लो ये लैंड, ठीक है, अंदर की तरफ सॉइल है, सॉइल है, ये सॉइल पार्टिकल्स बनाए मैंने जनरली, ठीक है। यहाँ एक बड़ा सा ट्री है और उस ट्री की यहाँ रूट्स है। मैं ग्रीन पेन से बनाता हूं। यहाँ ये रूट्स है। अब क्या होगा? जब पानी आएगा, क्यों सुनना, पानी आएगा तो क्या होगा? इस पेड़ से टकराएगा तो क्या होगा? यहाँ ये रुकने लगेगा, वाटर जो है वो यहाँ रुकने लगेगा, तो वाटर धीरे 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 क्या होता है? जमीन के नीचे जाता है, नीचे जाएगा। तो यहाँ ये जो सॉइल पार्टिकल्स है ये उस वाटर को क्या करेंगे? होल्ड कर लेंगे, ये उस वाटर को होल्ड कर लेंगे और धीरे 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 क्या हो जाएगा? पानी नीचे जाता जाएगा और नीचे जाने के बाद नीचे जमीन के अंदर डीप में ग्राउंड वाटर होता है। ये ग्राउंड वाटर इसके अंदर जाकर के वो पानी मिक्स हो सकता है। लेकिन अगर हमने ये पेड़ काट दिया, सुनना ध्यान से, और ऐसे ऐसे थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज जो है वो हमने कट कर दिए, तो क्या होगा? पानी यहाँ रुकेगा क्या? नहीं, पानी तो सीधा आगे बढ़ता जाएगा। और इतना सारा पानी, हमने थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज काटे, इतना सारा पानी एक साथ जब आगे जाएगा तो आगे जाने के बाद क्या होगा? एक साथ जब आगे जाएगा तो वहां अगर किसी जगह पर कोई कॉलोनी या कोई गांव है छोटा, तो इतना सारा पानी पीछे से आएगा इतने प्रेशर से, तो वहां फ्लड यानी बाढ़ आ जाएगी और वो वहां जो घर है उनको नुकसान पहुंचेगा, ठीक है, और भी कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो पेड़ काटते हैं तो क्या होता है? आगे की तरफ पानी जो होता है वो फ्लड के फॉर्म में क्या चला जाता है? नुकसान पहुंचाने के लिए चला जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रीज जो है वो उसको होल्ड कर रहे थे, अब होल्ड रहेगा नहीं, अब तो सीधा का सीधा बह जाएगा वो। तो ये फ्लड का कारण हो सकता है, ठीक है। सो देयर आर फ्लड्स। उसके बाद देखो, एनिमल लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है? एनिमल लाइफ जो होता है वो भी बहुत डिस्टर्ब होती है। यहाँ देखिए, यहाँ ये जो पांडा है ये अपने घर को बिखरता हुआ देख करके बहुत दुखी हो रहे हैं, देखिए, ठीक है ना। किसी ने इनका पेड़ जो कि इनका शेल्टर था उसको कट कर दिया। नेक्स्ट देखिए, बायोस्फीयर क्या है? ये देखो, एक डेफिनेशन है, बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट और विच सपोर्ट द लाइफ। बायोस्फीयर अर्थ का वो हिस्सा होता है जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। वो लाइफ कहीं भी एग्जिस्ट कर सकती है, जैसे पानी में लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। हवा में बर्ड्स होते हैं, हवा में, लैंड पे, जमीन पे, तो वो सारा हिस्सा, अर्थ का वो हिस्सा जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है उसे हम क्या कह देते हैं? बायोस्फीयर कह देते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी refers to the variety of organisms existing on the earth, their interrelationships and their relationship with the environment। क्या है? देखो, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या इसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब है अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग तरह के प्लांट्स, अलग अलग तरह के एनिमल्स, ये सारे के सारे जो है वो मिल करके बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बनाते, मतलब ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स। शॉर्ट में बोलूं तो क्या है? इट रेफर्स टू वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कहां एग्जिस्ट करते हैं? एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप, वो आपस में कैसा इंटर रिलेशनशिप दिखाते हैं? दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है, क्या वो आपस में इंटर रिलेशनशिप दिखा सकते हैं? हाँ, दिखा सकते हैं। कैसा इंटर रिलेशनशिप हो सकता है? कैसा भी हो सकता है। मान लो लॉयन है, डियर है, एक दूसरे, मतलब मान लो लॉयन और डियर क्या है, इसमें लॉयन जो है वो डियर को क्या कर रहा है? खाता है, ठीक है। कोई स्पैरो है वो किसी प्लांट का सीड खाती है, तो प्लांट और स्पैरो के बीच में, डियर और लायन के बीच में ये इंटर रिलेशनशिप ही तो है, ठीक है। और इनका और रिलेशनशिप किसके साथ होता है? एनवायरनमेंट के साथ भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही है। एनवायरनमेंट में जब चेंज आता है, टेम्परेचर में चेंज आता है, लाइट में चेंज आता है,
तो वो सब क्या करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। प्लांट जो है वो लाइट को लेता है, फोटोसिंथेसिस करता है, बिल्कुल करता है। फोटोसिंथेसिस करके क्या करेगा, अपना फूड बनाएगा। तो क्या एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ क्या इनका, बिल्कुल हुआ। तो बायोडायवर्सिटी में क्या होता है, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स, उनका आपस में इंटर रिलेशनशिप, और उनका रिलेशनशिप कहां, एनवायरनमेंट के साथ। ये सारे जो टर्म्स है ये रेफर करती है ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडायवर्सिटी को। करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है उसको कंजर्व कैसे किया जा सकता है और क्यों करना चाहिए, सुनो। टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फोना। सर ये फ्लोरा और फोना क्या है? फ्लोरा का मतलब होता है जितने भी तरह के प्लांट्स है उस जगह पर, किसी पर्टिकुलर जगह पर, और जितने भी तरह के एनिमल्स है किसी पर्टिकुलर जगह पर, उनके लिए फोना वर्ड आता है। फ्लोरा प्लांट्स के लिए आता है, फोना एनिमल्स के लिए आता है। टू प्रोटेक्ट और फ्लोरा एंड फोना एंड देयर हैबिटेट्स। हैबिटेट्स का मतलब होता है घर। प्रोटेक्टेड एरियाज आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन मार्केटेड। ठीक है, तो प्रोटेक्ट करना किसको, फ्लोरा और फोना को, उनके हैबिटेट्स को, यानी कि उनकी रहने की जगह को। ठीक है, उन प्रोटेक्टेड एरियाज जो है उनको क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज। ये तीन अलग अलग तरह के क्या होते हैं, कंजर्वेशनल एरियाज होते हैं, जिनमें अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स जो उनको कंजर्व किया जाता है। वहां क्या किया जाता है, प्लांटेशन, ठीक है, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, ठीक है, फैलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड द पंचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर। ठीक है, प्लांटेशन का मतलब होता है कि यहां पर आप जा करके खुद प्लांट नहीं लगा सकते, वो अपने आप नेचुरली जो चीजें हैं वो वहां चलती रहेंगी। ठीक है ना, वहां प्लांट कट कर सकते हैं। कल्टीवेशन, खेती वगैरह जानवर को नहीं चरा सकते, पेड़ काट नहीं सकते, शिकार नहीं कर सकते, ये ऐसी चीजें कुछ भी वहां पर नहीं की जा सकती, वो सब क्या है, बैन है वहां। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, ये तीन तरह के अलग अलग एरियाज होते हैं। क्या डिफरेंस है थोड़ा देखते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, मोस्टली एनिमल्स जो है उनको बचाया जाता है। ठीक है, एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस, उनको कहीं पर भी डिस्टर्बेंस जो है वो नहीं होता है, वो उनको एक ऐसे एरिया में रखा जाता है जहां बाहर से कोई भी आकर के उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो वो होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, एरियाज रिजर्व फॉर द वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेशनल पार्क्स जो होते हैं वो थोड़े क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बड़े होते हैं। वहां भी क्या किया जाता है, वाइल्ड लाइफ बचाई जाती है। वाइल्ड लाइफ में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आ जाते हैं। ठीक है, और उन जगहों पर क्या किया जाता है, उन जगहों पर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को बचाते हैं, प्लस वो एक नेचुरल हैबिटेट की तरह काम करता है। वहां भी बाहर से कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं कर सकता है, और उन जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एनिमल्स खुद यूज करते रहते हैं। हम ह्यूमंस का वहां पर किसी भी तरह का कोई भी पार्टिसिपेशन या डिस्टरबेंस नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, लार्ज एरियाज, जो बहुत बड़े एरिया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उससे बड़ा, नेशनल पार्क्स और उससे भी बड़ा होता है बायोस्फीयर रिजर्व। लार्ज एरियाज टू प्रोटेक्टेड लैंड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड द ट्रेडिशनल लाइफ, ट्रेडिशनल लाइफ्स ऑफ द ट्राइब्स लिविंग इन दिस एरिया। ये बोलता है कि बहुत बड़े एरिया होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें क्या होता है, जमीन जो कि फर्टाइल हो सकती है उसको प्रोटेक्ट करना होता है। वाइल्ड लाइफ में प्लांट्स और एनिमल्स जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके बाद कुछ ट्राइबल स्पीशीज होते हैं। ट्राइबल स्पीशीज किसको बोलते हैं, जो कि जंगलों में रहती है। उन जंगलों में रह करके उन जंगलों का क्या करती है, सुरक्षा भी करती है, उनका प्रोटेक्शन भी करती है, प्लस खुद के यूज का सामान जो है वो भी वहां जंगल से लेती है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो बचाने के लिए हमारी बायोडायवर्सिटी को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व। Apart from our personal efforts and the efforts of society, government agencies also take care of the forest and animals. हमारे पर्सनल एफर्ट्स, सोसाइटी के एफर्ट्स, गवर्नमेंट एजेंसी के एफर्ट्स जो है वो ये सब हेल्प करते हैं ताकि हमारे जो फॉरेस्ट है या एनिमल्स जो है वो क्या रहे, सेफ रहे। द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। गवर्नमेंट ने भी कई सारे रूल्स, मेथड्स और पॉलिसीज बनाई है इनको बचाने के लिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स एक्सेट्रा आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया। देखो बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होता है, देखो
बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरियाज मीन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, टोटल बायोडाइवर्सिटी। जमीन को बचाना है, ठीक है, वो पूरा फुल्ली एरिया वो है वो कंजर्व करना है, ठीक है, प्लांट्स बचाने हैं, वहां के एनिमल्स बचाने हैं, जो रिवर्स हैं वो बचानी है, माउंटेन्स को बचाना है, जितने भी हैं वो सब रिसोर्सेज जो है नेचुरल रिसोर्सेज उन सबको बचाने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व एरिया बनाए जाते हैं। द बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प्स टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड द कल्चर ऑफ दैट एरिया। वहां जितने भी नेचुरल रिसोर्स है सबको बचाया जाएगा, तो वहां का जो कल्चर है वो भी बचा हुआ रहेगा। अदरवाइज क्या है, ह्यूमंस को तो मौका मिलते क्या करेंगे, सब खत्म कर देंगे, पहाड़ काट करके ले जाएंगे। पहाड़ होते हैं छोटे छोटे, पहाड़ को है ना छोटे छोटे पार्ट्स में काट कर खत्म कर देते हैं। रिवर्स जो होते हैं वहां पर डैम बना देते हैं, डैम्स होते हैं ना, बांध बनाना जिसको हम बोलते हैं, पेड़ को कट कर देते हैं। मौका मिलना चाहिए हमें तो। A biosphere reserve may also contain other protected areas in it। हाँ, एक बायोस्फीयर इतना बड़ा हो सकता है कि उस बायोस्फीयर के अंदर भी छोटे छोटे दूसरे पार्ट्स भी हो सकते हैं जिनको अलग अलग तरीके से बचाया जा सकता है। यहाँ देखिए कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स दिखाए हुए हैं जो हमारे इंडिया के अंदर है। यहाँ मैंने दिखा रखा है नंदा देवी, ठीक है, उसके बाद पंचमढ़ी, ठीक है, यहाँ देखिए जैसे सुंदरवंश जो पश्चिम बंगाल में है, सिमलीपाल, ठीक है, नीलगिरी। ये कुछ ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व्स एरिया है जहां पर बहुत बड़े लेवल पर क्या किया जाता है, प्लांट्स और एनिमल्स और इवन जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उन सभी को कंजर्व रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्लोरा और फोना क्या होता है। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया, द टर्म फ्लोरा एंड फोना रिस्पेक्टिवली फॉर दैट एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो प्लांट्स और एनिमल्स जो है प्रेजेंट रहते हैं या मिलते हैं हमें, उसके लिए फ्लोरा और फोना टर्म यूज की जाती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ कुछ अलग अलग तरह के एनिमल्स जो हैं वो दिखाए हुए हैं। कुछ प्लांट्स हैं देखो, साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फॉन्स, अर्जुन, ये सब प्लांट्स, ठीक है। एक्सेप्ट्रा आर द फ्लोरा एंड द चिंकारा, ब्लूबल, ठीक है, बार्किंग डियर, ठीक है, चित्तल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ एक्सेप्ट्रा आर एग्जांपल ऑफ द फौना एट द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये सब पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसके कुछ फ्लोरा और फोना जो है वो यहाँ पर दिखाए गए। एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है, देखो, एंडेमिक स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती है जो पर्टिकुलर किसी एरिया में मिलती है, इसके अलावा वो और कहीं भी नहीं मिलती, तो वो स्पेशल हुई ना, दैट इज एंडेमिक स्पीशीज। Endemic species are those species of plants and animals that are found exclusively in a particular area. They are not naturally found in anywhere else. इसके अलावा वो naturally कहीं नहीं मिलती है। A particular type of animal or a plant may be endemic to a zone or a state to a country. तो particular type का जो animal और plant जो होता है वो endemic zone में आ सकता है, किसी state का, किसी country का, ठीक है। तो वो उस zone में रखा जाता है। कई बार क्या होता है, जो endemic plant और endemic जो देखा जाए तो एनिमल होता है वही किसी स्टेट का स्टेट एनिमल भी बन जाता है। फॉर एग्जांपल राजस्थान जो है, राजस्थान के अंदर जो का स्टेट बर्ड है गोडावण, ठीक है। राजस्थान के अंदर जो स्टेट देखा जाए तो एनिमल है वो स्टेट एनिमल है कैमल, ऊंट, वो है, ठीक है। इसके अलावा चिंकारा जो है, पहले चिंकारा भी था, अब उसके साथ में क्या इंक्लूड किया गया है, कैमल को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। यहाँ कुछ स्पीशीज दिखाई हुई है जो एंडेमिक स्पीशीज है। कहाँ, किसकी एंडेमिक स्पीशीज है, पंचमढ़ी नेशनल पार्क की है, ठीक है। यहाँ स्क्वेरल है, ठीक है, यह मैंगो ट्री है। देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशंस फॉर द वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या होता है, रिजर्व किया जाता है फॉरेस्ट को ताकि सही तरीके से लिविंग कंडीशंस मिल सके वाइल्ड एनिमल्स को और वो सही तरीके से बिना डिस्टरबेंस के वहां पर रह सके। He also tells them the people living in wildlife sanctuaries are allowed to do a certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicinal plants, firewood, etc. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती है उसके अंदर कुछ कुछ एक्टिविटीज करने के लिए लोगों को इजाजत दे दी जाती है कि आप लाइव स्टॉक्स जो होते हैं उनको, यानी कि जो भी उनके पशु होते हैं, छोटे छोटे जो कैटल्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे गाय बकरियां जो होती है उनको चराने के लिए परमिशन दे दी जाती है, कुछ मेडिसिनल प्लांट से मेडिसिन कलेक्ट करने के लिए दी जाती है, फायरवुड जलाने के लिए लकड़ी जो है उसके लिए परमिशन दे दी जाती है। इट इज पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ बिकॉज पीपल लिविंग इन द नेबरहुड, ठीक है, एनकरेज अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉय देम। ये भी अच्छे नहीं है, बताऊं क्या, क्योंकि इन जगहों पर ह्यूमंस पहुंच रहे हैं, चाहे किसी भी कारण से पहुंच रहे हैं।
कल को आपको पता है कि वो लकड़ियां तोड़ने के लिए गया है, ठीक है ना, हम यहाँ पर बोलते हैं ना फायरवुड के लिए परमिशन दे दी जाती है, अंदर ह्यूमंस पहुंच रहे हैं, आपको क्या पता कि वो एनिमल्स को नुकसान पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे? बोलो, हो सकता है नहीं? कहने के लिए तो वो लकड़ी छानने के लिए गया है, ठीक है ना, लकड़ियां जो है फायरवुड कलेक्ट करने के लिए, अंदर जाकर के उसने किसी एनिमल को मार दिया, तो ऐसे वो डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं कई बार। लकड़ी जो है वो लेने के लिए गया था, पेड़ काट दिया पूरा का पूरा। तो वो होता है ना कि गलत फायदा उठाना किसी चीज का, वो कर देते हैं ह्यूमंस कई बार। देखो जैसे साल का पेड़ हुआ, वाइल्ड मैंगो जो भी पीछे देखा था, ठीक है, बिसॉन हुआ, इंडियन जाइंट स्क्वेरल ये भी पीछे की तरफ आई थी, इंडियन जाइंट्स, ये दोनों जो है वाइल्ड मैंगो और इंडियन जाइंट स्क्वेरल, ये एंडेमिक स्पीशीज है कहाँ, पंचमढ़ी की। फ्लाइंग स्क्वेरल, ये अलग अलग तरह की स्पेशल स्पीशीज यहाँ दिखाई हुई है। सम ऑफ द थ्रेटन्ड वाइल्ड एनिमल्स लाइक अ ब्लैक बक, व्हाइट आइड बक, एलिफेंट गोल्डन कैट, एलिफेंट या गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, ठीक है, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, rhinoceros, etc. are protected and preserved in our wildlife sanctuaries. Indian sanctuaries have a unique landscapes, board level forest, mountain forest, bushlands, and deltas of big rivers. ठीक है, इतने सारे अलग अलग तरह के जो कंजर्वेशन एरियाज हैं वो हमारे इंडिया के अंदर अवेलेबल है। कैसे? फॉरेस्ट है, माउंटेन फॉरेस्ट है हमारे पास, बुशलैंड्स है। बुशलैंड्स का मतलब क्या होता है? वो एरिया जहां पर छोटे छोटे ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे ट्रीज होते हैं लेकिन बहुत घने हैं, बहुत डेंस है। इसके अलावा डेल्टाज, रिवर्स जो होती है ना, रिवर्स, कोई भी दो रिवर जो होती है वो अगर आपस में आकर के यूं मिल रही है, कोई भी दो रिवर्स आपस में आकर मिल, तो इससे वाई शेप की स्ट्रक्चर बनती है, दैट इज डेल्टा। तो सुंदरवन पीछे नाम लिया था ना, वहां गंगा नदी का डेल्टा बनता है, ठीक है। तो जो वाई शेप की अगर कोई स्ट्रक्चर बनती है, मान लो कोई दो रिवर्स आपस में आके मिल रही है, एक रिवर सेपरेट होकर के दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, दैट इज डेल्टा। वो वाई शेप की स्ट्रक्चर बनती है, दैट इज डेल्टा। तो इन हर एक जगहों पर हमने अलग अलग तरह की सेंचुरीज या रिजर्व एरियाज बना रखे हैं। फॉरेस्ट है, माउंट फॉरेस्ट है, बुश एरियाज है, डेल्टास है, इन जगहों। नेशनल पार्क्स क्या होते हैं? These reserves and the large and the diverse enough to the protect whole sets of ecosystems. They preserve flora and fauna, landscape and the historic objects of an area. उसको नेशनल पार्क बोलते हैं। रिजर्व एरिया बड़े लार्ज लेवल पर, ठीक है, जिसमें हम फ्लोरा बचाते हैं, फौना बचाते हैं, लैंडस्केप बचाते हैं, कुछ हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उस जगह के, उन सभी को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद देखो, सतपुड़ा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। सतपुड़ा नेशनल पार्क फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट था इंडिया में। The finest India's teak found in this forest. सबसे बढ़िया टीक वुड जो होता है वो यहाँ पर मिलते हैं। There are more than 100 national parks in India. Rock shelters are also found inside the Satpura National Park. Rock shelters क्या होते हैं? जहाँ पर पुराने टाइम में जो लोग रहते थे ना, जहाँ पर पुराने टाइम में लोग रहते थे, उन जगहों को वो कैसे रहते थे? वो ऐसे गुफाओं में रहते थे। उन जगहों पर उन्होंने क्या कर रखा था? गुफाओं के अंदर कुछ चित्र बना रखे थे, ठीक है, ताकि उससे हमें पता चलता है कि वो कैसा रहते थे, उनका जीवन कैसा था, उनका लाइफस्टाइल कैसा था। तो उनको ना वो रॉक शेल्टर्स बोलते हैं। तो ऐसी गुफाएं भी मिलती है हमें वहां पे। These are evidences to the prehistoric human life in these jungles. This give is an idea of the life to a primitive peoples. Rock paintings are found in these shelters. A total of the 55 rock shelters have been identified as a Panchmadi Biosphere Reserve. Figures of the animals and man fighting. क्या क्या है उसमें? मैन फाइटिंग, एनिमल्स कैसे थे, मैन कैसे फाइट करते थे, हंटिंग, डांसिंग एंड द प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड द डिपिक्टेड इन दीज पेंटिंग्स। मैनी ट्राइबल्स स्टिल लिव इन दिस एरिया। बहुत सारी ट्राइबल स्पीशीज अभी भी यहाँ रहती हैं। देखिए यहाँ देखिए, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मड़ी में, ये पंचमढ़ी जो है, ठीक है ना, उसके अंदर ये टाइगर रिजर्व बनाया हुआ है। आपने पीछे देखा था ना, जो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया होता है, उस बायोस्फीयर रिजर्व एरिया के अंदर भी छोटा प्रोटेक्टेड एरिया और बनाया जा सकता है। तो ये मड़ई जो है, वो जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, वो किसके अंदर है? पंचमढ़ी है। इसका पंचमढ़ी बायोस्फीयर उसी के अंदर है। ये रॉक शेल्टर्स हैं, देखो ये रॉक शेल्टर्स हैं, और ये कुछ वहां पेंटिंग्स दिखा रखी है ना। ये जो रॉक शेल्टर्स जो है उसके अंदर पेंटिंग्स वगैरह कैसे बनी हुई है? कुछ ऐसे बनी। इसके बाद देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन आवर कंट्री। टाइगर्स को बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया था।
The objective of this project was to ensure the survival and the maintenance of the tiger population in the country. एक टाइम था जब हमारी कंट्री के अंदर टाइगर्स बहुत कम बचे थे। उस समय गवर्नमेंट जो है उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए, टाइगर्स को बचाने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए ताकि टाइगर जो है इनको बचाया जा सके। पता है इनकी जो खाल होती है वो करोड़ों में बिकती है, तो लोग इनका शिकार करेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनाए कि अगर कहीं पर भी खाल दिख गई, इस टाइगर की खाल दिख गई या खरीदते हुए या बेचते हुए दिखाई दिए तो बहुत बड़ा जुर्माना और बहुत सालों की जेल हो सकती है। एटलीस्ट मान के चलिए 10 से 12 साल तक की जेल भी हो सकती है। इस कारण से क्या हुआ, फिर इनकी हंटिंग जो है धीरे धीरे कम हुई। आज हमारे पास टाइगर्स ठीक है इतने नहीं है, लेकिन फिर भी पहले के कंपैरेटिवली आज हमने टाइगर्स के नंबर काफी बढ़ा लिए हैं। नेक्स्ट वन इज द सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इज अ यूनिक in the sense that a significant increase in the population of tigers can be seen here. ये इसलिए यूनिक है क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ देखी गई है टाइगर्स की पॉपुलेशन के अंदर। Once upon a time, animals like lions, elephants, and wild buffaloes and the Barasinga were also found in Satpura National Park. Animals whose numbers are diminishing to the level that they might to face extinction are known as endangered animals. यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनके नंबर्स कम होते जा रहे हैं और उनको खतरा है कि वो एक टाइम आने के बाद खत्म हो जाएंगे। ऐसी स्पीशीज को क्या कहते हैं, इंडेंजर्ड एनिमल्स या इंडेंजर्ड स्पीशीज कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रेड डाटा बुक। क्या होता है? रेड डाटा बुक इज अ सोर्स ऑफ बुक व्हिच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द ऑल एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। रेड डाटा बुक क्या है? ये एक ऐसी बुक होती है जिसके अंदर जितने भी इंडेंजर्ड स्पीशीज होती है, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे वो एनिमल्स की हो, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि हमें पता चलता रहे कि कौन सी स्पीशीज है जो खत्म होने वाली है, कौन सी थ्रेटन्ड स्पीशीज है। द रेड डाटा बुक इज मेंशन्ड इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरनेशनली जाती है, पूरे वर्ल्ड में जाती है, ठीक है, ताकि पूरे वर्ल्ड के जितने भी स्पीशीज हैं उन सभी के बारे में लोगों को पता चल सके और कौन कौन सी स्पीशीज खतरे में है ये भी पता लगे। इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स रेड डाटा बुक फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर भी जो भी रेड डाटा बुक है वो इंडिया का रिकॉर्ड्स है वो हमें बताती है। माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? देखो, कुछ एनिमल्स या प्लांट्स तो खैर नहीं, एनिमल्स मोस्टली क्या होता है, एनिमल्स ही होते हैं। जब कहीं पर उनकी अनफेवरेबल कंडीशंस आती है, मान लो कहीं सर्दी ज्यादा पड़ती है, तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो वहां रह नहीं पाते, तो वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं। इस प्रोसेस को माइग्रेशन कहते हैं। और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने का कारण क्या है? क्योंकि उस दूसरी जगह पर उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ठीक है। तो देखो, माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस। क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण क्या होता है, कुछ एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह क्या कर जाता है, शिफ्ट कर जाते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड माइग्रेटिंग। मोस्टली ये माइग्रेट करने वाले जो होते हैं वो बर्ड्स होते हैं, ठीक है। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स, वो फ्लाई करते हैं लेइंग एग्स के लिए। एज द वेदर in their natural habitat becomes very cold and the inhospitable. Inhospitable का मतलब unfavorable भी हो सकता है, ठीक है। तो अनफेवरेबल कंडीशन के कारण क्या होता है, वो वहां अंडे नहीं दे सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो वो दूसरी जगह पर जाते हैं, अपनी फेवरेबल कंडीशन वाली जगह पर जाते हैं और वहां अंडे देते हैं और अपने नंबर्स बढ़ाते हैं। बर्ड्स ऑल्सो कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स। तो जो बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं उनको क्या कहते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। हमारे इंडिया के अंदर केवलादेव नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क है, वहां पर कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं वो सर्दियों के टाइम पर यहाँ आते हैं और यहाँ पर अंडे देते हैं और अपने नंबर बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे साइबेरियन क्रेन्स, एक एग्जांपल देता हूँ, जो साइबेरिया से उड़ करके आते हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि साइबेरिया में तो वहां ठंड जो है वो बहुत ज्यादा पड़ती है, माइनस में चल जाता है टेम्परेचर जो होता है वो -30-40 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। लेकिन हमारे यहाँ टेम्परेचर इतना ज्यादा कम नहीं होता है, माइनस में नहीं जाता इतना, ठीक है ना। तो यहाँ उनको फेवरेबल कंडीशंस लगती है, वो यहाँ आते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, पेपर को रिसाइकल करना। आप देखते हो, आप कॉपी जो है उसका एक पेपर फाड़ते हो, ठीक है। आप उसको अगर पेपर को वेस्ट कर रहे हो तो आपको पता है आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो किसी भी ट्री के कट करने में, क्योंकि जो पेपर बनता है वो ट्रीज से बनता है, पेड़ों से बनता है। अगर आप पेपर वेस्ट करोगे तो उतना ही पेपर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और उतना ही पेड़ों को काटा जाएगा। तो पेपर को रिसाइकिल करके उसका बार बार यूज करना चाहिए, ठीक है, और कम से कम वेस्ट करना चाहिए पेपर को। 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। 17 ट्रीज जो होते हैं ना उनको काट करके 1 टन तक पेपर बनाया जाता है। देयरफॉर वी शुड सेव द पेपर। प्रोफेसर अहमद
also tells that paper can be recycled 5 to 7 times for use. 5 से 7 बार यूज किया जा सकता है पेपर को, ठीक है, रिसाइकल करके. If each student save at least one sheet of the paper of a day, we can save many trees in a year. We should save, reuse paper and recycle it. By this, we not only save the trees but also save energy and water needed for the manufacturing paper. ये बोलता है कि हम सिर्फ पेड़ को ही नहीं बचा रहे, लेकिन उस पेड़ से आगे जब पेपर बनेगा तो उसमें कितना सारा पानी चाहिए, कितनी सारी एनर्जी चाहिए, कितना मशीनरीज खर्च होगा, हम उस एनर्जी को भी बचा रहे हैं. Man over the amount of the harmful chemicals using paper making will also be reduced. हाँ, पेपर बनाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का भी यूज किया जाता है. सारे केमिकल्स जो होंगे भी तो बचेंगे. करेक्ट. नेक्स्ट देखिए, रिफॉरेस्टेशन क्या है. रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जहां पर डिफॉरेस्टेशन की प्रोसेस हुई थी, यानी कि पेड़ काटे गए थे, धीरे धीरे क्या होगा, वहां पर फॉरेस्ट वापस से उगने लगेंगे. दैट इज रिफॉरेस्टेशन. Reforestation is a restocking of the destroyed forest by the planting new trees. नए trees जो है उनको लगा करके फॉरेस्ट जो खत्म हो चुके थे उनको वापस बनाना. The planted trees should generally be for the some species which were found in that the forest. ये trees क्यों planted किए जाते हैं, ताकि वहां पर जो animal species जिनका घर हमने छीन लिया था उनका घर हमें वापस देना है, तो हम वापस से trees लगाएंगे वहां पे. We should plant at least as many trees as we cut. हम कम से कम जितने पेड़ हमने काटे हैं, ठीक है ना, उतने के उतने पेड़ हमें वापस से वहां पर प्लांट करने चाहिए, ठीक है ना. डिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो. डिफॉरेस्टेशन नेचुरली भी हो सकता है इफ द डिफॉरेस्टेड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब. अगर वो एरिया अनडिस्टर्ब रहे, मतलब पेड़ काट दिए फिर उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, तो कुछ सालों के अंदर क्या होगा, वहां पर दोबारा से क्या होंगे, ट्रीज बनने लगेंगे. री-एस्टैब्लिश इटसेल्फ. In natural reforestation there is no role of human beings. कई बार क्या होता है, नेचुरल रिफॉरेस्टेशन जो होता है वो हो जाता है और उसमें ह्यूमन बीइंग्स का क्या होता है, कोई रोल नहीं है. अपने आप क्या होता है, प्लांट सीड बनाते हैं, सीड्स जो होंगे वो धीरे धीरे जर्मिनेट होकर के क्या कर देंगे, प्लांट बना लेंगे. करेक्ट. तो यहाँ ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है. इस चैप्टर के अंदर हमने क्या देखा, हमने देखा कि अलग अलग तरह के प्लांट्स, अलग अलग तरह के एनिमल्स, उनको कैसे बचाया जाता है, उनको कंजर्व कैसे किया जाए, कहाँ कंजर्व किया जाए, ठीक है. और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है, एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा, ठीक है. इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है. कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल. थैंक यू.